हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं प्रतियोगिता भारती यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के कुछ पार्ट को, जिसमें आपको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं और उनका क्या लाभ है हमारे जीवन में, क्या यह हमें किस प्रकार का अधिकार देते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार, इसे अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है 12 से 35 तक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र, महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, यह जो है 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 जो है, अनुच्छेद जो है आपका 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 16 क्या करता है, 17 क्या कहता है, 18 क्या कहता है, इन सभी की चर्चा हम करेंगे। अनुच्छेद 14 कहता है, विधि के समक्ष समानता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधायों के समान संरक्षण से वंचित करेगा। नोट: विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप जान लीजिए, विधि के समक्ष समता यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण की बात अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 15 जो है, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अपवाद स्वरूप पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। अनुच्छेद 17 कहता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित अथवा विद्या संबंधी सम्मान के लिए है। अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधी अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। कोई भी नागरिक किसी विदेशी द्वारा प्रदान की गई भारतीय उपराष्ट्रपति या पूर्व अनुमति से ही स्वीकार कर सकता है। मतलब अगर आप विदेशी किसी भी प्रकार के पुरस्कार को प्राप्त करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत ही आवश्यक है। अगर भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होगी तो आपको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते आप वहां पर किसी भी प्रकार के पुरस्कार। स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता।
आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो कि आपका मूल अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति, बोलने और अपनी विचार को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 1(क) के अनुसार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 1(क) के 19(1) के अंतर्गत शांतिपूर्ण बिना अधिकारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है और 19(1) के अनुसार संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी जाति या धर्म अपने विकास और उन्नयन के लिए अपना एक संगठन बना सकता है। यह संगठन उसके विकास के लिए जरूरी होता है। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, किंतु आपको बता दें कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे जम्मू और लेह लद्दाख के कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर आप नहीं घूम सकते। यह बात यहां पर की गई है। अनुच्छेद 6 कहता है, अनुच्छेद 19(1) का अंग कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है आपको, लेकिन यह कुछ सीमाओं तक कहीं न कहीं यह रोक लगाता है। अनुच्छेद 19 का 6 जो है, यह जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसा नहीं कि आप औजारों का, ड्रग्स का, अन्य अवैध वस्तुओं का व्यवसाय करें, इस पर यह पूरा रोक लगाता है। आप ऐसा नहीं कि इसके अधिकारों को आप उतना ही प्रयोग कर सकते हैं जितना आपको दिया गया है, उससे ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मूल अधिकार संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300(क) के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। कानूनी अधिकार ये कहाँ है? 300(क) के तहत है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है। इसी के तहत न्यायपालिका द्वारा सूचना के अधिकार को भी निहित माना गया है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन प्रेस की स्वतंत्रता को है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को, अनुच्छेद 20(1) कहता है किसी व्यक्ति को अपराध के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दोषी तभी माना जाएगा जब तक वह किसी निहित माना जाएगा प्रवृत्त विधि उस समय लागू है का अतिक्रमण करेगा। जो विधि, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी 2006 में एक अपराध करता है और यह अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान कर दिया गया 2009 में, तो आप जान लीजिए कि जब अपराध किया गया है, अर्थात अपराध कब किया गया? 2009 में किया गया, तो 2006 में किए गए अपराध के लिए उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। इस दंड में नया संशोधन कर दिया जाता है। अगला है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा, यह कहा गया। आपको बता दें कि यह अनुच्छेद कभी भी समाप्त नहीं होता। आधार कार्ड भी इसमें जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? आधार कार्ड। आधार कार्ड भी इसमें जुड़ा हुआ है। आधार कार्ड भी इसमें जुड़ा हुआ है। नोट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 के तहत निहित
निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिया गया है। स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है। जीवन रक्षा का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार दिया गया है। स्वच्छता का स्वास्थ्य का अधिकार दिया, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार दिया गया है। त्वरित सुनवाई का अधिकार दिया गया है। सूचना का अधिकार दिया गया है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया है। ये जो है किया गया। अगला है अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। कहां से? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें कि यह जो है इस शिक्षा का प्रावधान 7 वर्ष से 14 वर्ष तक की कल्पना महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी जो है 7 से 14 वर्ष के वर्धा शिक्षा योजना, इनकी जो वर्धा शिक्षा योजना थी, इस शिक्षा योजना में इन्होंने 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की बात कही थी। नोट 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आय के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। 22वां अनुच्छेद कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है, उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। दूसरा है उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। जैसे आपको बता दें, कोई आदमी जो है जैसे जलीय क्षेत्रों में है, किसी द्वीप पर है, वहां पर अधिकार प्रदान करता है, अधिकार दंड वाला काम करता है, उसे दिल्ली हाई कोर्ट में पेशी है उसकी, दिल्ली हाई कोर्ट तक आने में उसे 4 दिन का समय लग जाता है। उस समय को छोड़ करके 24 घंटे के भीतर जो है किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। गिरफ्तारी निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के लिए विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। इसमें अनुच्छेद 23 कहता है 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि ऐसे बच्चों को खतरे या मतलब उस तरह के जोखिम में काम करने की आदत नहीं होती, या उसके प्रति ये संवेदनशील नहीं हो मतलब ये संवेदनशील नहीं होते हैं। ऐसे में उन बच्चों को निश्चित रूप से उससे दूर रखा जाता है। अनुच्छेद 25 के तहत यह कहा गया है, अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के उपबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित किया गया है। आपको बता दें, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यक के हितों के लिए
जो है अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक अपना हित कर सकता है, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन किसी राज्य द्वारा निश्चित रूप से प्रदान कराया जाएगा। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया जाएगा। अब आप सोचते होंगे अल्पसंख्यक शब्द बार बार अल्पसंख्यक क्या होते हैं। किसी राज्य में, किसी देश में किसी एक बड़े समुदाय की जनसंख्या से कम को हमेशा अल्पसंख्यक माना जाएगा। उदाहरण के लिए भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, उससे कम कोई भी व्यक्ति होगा उसे अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया जाएगा। मौलिक अधिकारों में प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निदेशन या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है, ए नंबर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेक्षण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। अब इसके बारे में देखते हैं ये क्या क्या है। न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर उपस्थित करे, जिसे से उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार किया जा सके। परमादेश की बात करें तो परमादेश क्या है। परमादेश जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने संबंधी पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध की बात करें, प्रतिषेध क्या है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उसके अधिकार के क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए यह रिट जारी करके आदेश जारी किया जाता है। उत्प्रेक्षण क्या है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि अपने यहाँ लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजे। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है। जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा आदेश द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। अनुच्छेद 32 कहता है, अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष निलंबित हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी लंबित नहीं होते। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। संसद को अधिकार दिया गया
वह यहाँ पर संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारवाद योग्य होते हैं, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। निश्चित रूप से मूल अधिकार भी वाद के योग्य होते हैं, अर्थात इनके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगला है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक जो तत्व हैं यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड या नीदरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह भारतीय संविधान में 36 से 51 तक हैं, 36 से 51 तक हैं। नीति तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात जो ये अधिकार होते हैं इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 का कहता है के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें राज्य के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया। किसी भी व्यक्ति को काम कराने के बदले में उसके निर्वाह के रूप में सशर्त मजदूरी प्रदान लेना उनका एक अधिकार होता है। 43 क के तहत उद्योगों के उपबंध में कर्मकारों को भाग लेना वर्णित है। अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के 8 बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर पर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये आपका जो है मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों की हमने मौलिक राज्य के निर्देशक तत्व और मूल अधिकार की चर्चा किए थे। और इसके आगे आपका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जानते हैं कहाँ पर हैं? इसमें जो है 48 क के तहत पर्यावरण संरक्षण और इसमें 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। आपको मैं बता दूं कि 51 क जो आपका भाग 4 है, भाग 4 क में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। मूल कर्तव्य
मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है और यह जो है 51 क में वर्णित है और इनकी संख्या कितनी है 11। इनकी संख्या 11 कितनी है 11 संरक्षण है। इसमें माता पिता 11वां जो जोड़ा गया है, माता पिता द्वारा बच्चे को संरक्षण की बात की गई है, मौलिक कर्तव्य में रखा गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।